हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज अपने चालू की है उसके अंदर क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर ली है। उससे आगे आज देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे। तो 181 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आज 182 से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, पीछे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना जरूर, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, साथ में वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 182 भी अपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 183, इंडक्टिव सस्पेंटेंस और कैपेसिटिव सस्पेंटेंस का क्रमशः आवर्ती के साथ संबंध क्या संबंध है? तो एक मिनट, थोड़ा कलर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, करते हैं उसके बाद में स्टार्टिंग। ओके, तो इसके अंदर देखें इंडक्टिव सस्पेंटेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस देखते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला रहता है 1/2 पाई FL, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उस कंडीशन में भी इंडक्टिव रिएक्टेंस अपने पास इंक्रीज होगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस का व्युत्क्रम की बात करें तो वो सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम रहता है, रिएक्टेंस जो रहता है वो सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम रहता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो वो इंडक्टिव सस्पेंटेंस के व्युत्क्रम रहेगा। ओके, तो इसे लिखें BL इंडक्टिव सस्पेंटेंस इज इक्वल टू 1 में XL, और XL के लिखते हैं लिए फॉर्मूला 1/2 पाई FL। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो XL बढ़ेगा, और XL बढ़ेगा तो इंडक्टिव सस्पेंटेंस के मान में कमी आएगी। यानी कि क्या संबंध हो गया इसके बीच में, इंडक्टिव सस्पेंटेंस आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती है। इसके लिए फॉर्मूला अपने पास A या D ऑप्शन सही रहेगा। कैपेसिटिव सस्पेंटेंस की बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है 1/2 पाई FC। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंस सस्पेंटेंस के व्युत्क्रम अनुपात होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम, और एडमिटेंस सस्पेंटेंस एडमिटेंस जो रहता है वो इम्पीडेंस का व्युत्क्रम रहता है। तो यहाँ पर कैपेसिटिव सस्पेंटेंस इज इक्वल टू 1 में XC, यानी कि कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस रहता है वो कैपेसिटिव सस्पेंटेंस के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और अपने पास XC के लिए फॉर्मूला रहता है 1/2 पाई FC। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो कैपेसिटिव सस्पेंटेंस बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से XC कम हो रहा है, और XC कम होने से कैपेसिटिव सस्पेंटेंस इंक्रीज हो रहा है। यानी कि कैपेसिटिव सस्पेंटेंस क्या है, फ्रिक्वेंसी के समानुपाती है। फ्रिक्वेंसी का हो या ओमेगा को, फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में लिखेंगे, ओमेगा रहेगा रेडियन पर सेकंड के अंदर। ओके, रेडियन पर सेकंड के अंदर। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर हो जाएगा कि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस रहता है, इंडक्टिव सस्पेंटेंस आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैपेसिटिव जो सस्पेंटेंस होता है वो आवर्ती के समानुपाती रहता है। ऑप्शन नंबर A इज इक्वल टू राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 184। RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में गयात्मक प्रतिबाधा होगी और अनुनाद पर परिपथ धारा का मान होगा। ओके, तो RLC जो सीरीज सर्किट रहता है अपने पास, RLC सीरीज सर्किट के लिए रहता है XL इज इक्वल टू XC। ओके, जबकि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए रहता है IL इज इक्वल टू IC। इंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट, सेम करंट कैपेसिटर के अंदर से फ्लो करेगा, उस कंडीशन को रेजोनेंट कंडीशन कहेंगे। ओके, तो इसके लिए पैरेलल जो सीरीज रेजोनेंस रहता है इसके लिए रेजिस्टेंस इंपेडेंस के इक्वल रहता है। इंपेडेंस यानी कि अब RL सीरीज AC सर्किट की बात करते हैं तो AC सर्किट के अंदर
कुल जो धारा का विरोध रहता है वो इम्पीडेंस रहता है, और डीसी परिपथ के लिए रेजिस्टेंस रहता है, क्योंकि डीसी के अंदर इंडक्टर प्योर रहेगा तो शॉर्ट सर्किट की भांति, और जो कैपेसिटर रहता है ओपन सर्किट की भांति बिहेव करता है डीसी परिपथ में। इसीलिए टोटल जो धारा का विरोध रहता है डीसी परिपथ के अंदर वो रेजिस्टेंस के इक्वल रहता है। तो यहाँ पर इम्पीडेंस मिनिमम, तो धारा की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। ओके, और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए टोटल जो इम्पीडेंस रहता है वो एल अपॉन में सी आर के इक्वल रहता है। एल अपॉन में सी आर, धारा याद करने के लिए अपने लिखते हैं वोल्टेज अपॉन में एल अपॉन में सी आर, यानी कि वी सी आर अपॉन में एल इंडक्टेंस। ओके, ये धारा का फॉर्मूला रहता है। तो इसमें आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। ओके, तो धारा की वैल्यू होगी मिनिमम, एल अपॉन में सी आर, धारा की वैल्यू होगी मिनिमम। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। एल अपॉन में सी आर अपने पास गयात्मक इम्पीडेंस रहेगा, और गयात्मक इम्पीडेंस जो होता है पैरेलल रेजोनेंस में अधिक रहता है, इसीलिए धारा की वैल्यू कम रहती है। पैरेलल रेजोनेंस के अंदर आई एल और आई सी के मध्य 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट देखा जा सकता है, जबकि आउट ऑफ फेज और आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए वी एल और वी सी के मध्य 180 डिग्री का फेज आउट ऑफ फेज देखा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 185, थ्री फेज डेल्टा परिपथ में 440 वोल्टेज और दो नहीं है, ये इम्पीडेंस लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू 8 प्लस J6, प्रत्येक ब्रांच का इम्पीडेंस, तो टोटल पावर फैक्टर फेज करंट क्रमशः होगी। डेल्टा परिपथ के अंदर क्या रहता है, स्टार के लिए लिखो और डेल्टा के लिए। स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज √3 वीपीएस फेज वोल्टेज के इक्वल रहती है, जबकि डेल्टा के लिए लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज के तुल्य रहती है। ओके, स्टार के अंदर लाइन धारा फेज धारा के इक्वल रहती है, और डेल्टा के लिए लाइन धारा इज इक्वल टू √3 IPH, यानी कि लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना अधिक रहता है। इसके अंदर VL IL से 30 डिग्री VPH से 30 डिग्री लीड करता है, जबकि डेल्टा के अंदर लैग करेगा 30 डिग्री। ओके, स्टार कनेक्शन को अगर बात करें तो हाफ पावर या हाफ पावर से कम पावर की जो यानी कि थ्री पेज बड़े एचपी की मोटरें होती है, उनको हाफ 50% या 50% लोड से कम लोड पर चलाते हैं, तो स्टार के अंदर बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। ओके, पावर फैक्टर भी बेस्ट होता है। जबकि 50% से लोड ज़्यादा हो, बड़े एचपी की थ्री फेज मोटरें की बात करें, तो वो डेल्टा के अंदर चलनी चाहिए। स्टार में चलेगी फुल लोड पर तो मोटर जलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, जबकि डेल्टा में ये कंडीशन उत्पन्न नहीं करता। स्टार कनेक्शन सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी साइड रखेंगे तो वितरण के अंदर ज्यादातर यूज में लिया जाता है। और डेल्टा वाई स्टार कनेक्शन की बात करें, डेल्टा वाई 1 सेकेंड, डेल्टा वाई स्टार की बात करें तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है। ओके, और स्टार वाई डेल्टा की बात करें तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति यूज लिया जाता है। ओके, अभी अपने इसके अंदर देखते हैं, संबंध बता देता हूँ एक बार आपको। ये अपने पास इम्पीडेंस जो है आर फेज का माने, ये इम्पीडेंस वाई फेज का, और ये इम्पीडेंस है बी फेज का। ओके, ये आर फेज, ये बी फेज और ये वाई फेज माने। ओके, और ये अपने न्यूट्रल पॉइंट लिया है, न्यूट्रल और इसके बीच में जो रहेगी ये वीपीएच फेज वोल्टेज रहेगी, और जो इनके बीच में रहेगी ये लाइन वोल्टेज रहेगी। किन्हीं दो फेजों के बीच में वोल्टेज रहेगी लाइन वोल्टेज, फेज और न्यूट्रल्स के मध्य जो वोल्टेज मिलेगी वो फेज वोल्टेज रहती है। तो लाइन वोल्टेज के लिए संबंध लिखें स्टार के अंदर, तो वी आर वाई, यानी कि लाइन वोल्टेज जो है आर और वाई फेज के मध्य वोल्टेज देखेंगे लाइन वोल्टेज, वी वाई बी इन दोनों के मध्य देखेंगे तो ये भी अपने पास लाइन वोल्टेज रहेगी, और वी आर और बी के मध्य देखेंगे ये भी अपने को लाइन वोल्टेज मिलेगी। ओके, फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज क्या रहेगी, वी आर एन,
ओके, फेज और न्यूट्रल्स के बीच में आर फेज का फेज और एन न्यूट्रल्स रहेगा। वी वाई एन की बात करें तो ये भी अपने पास फेज वोल्टेज होगी, और वी बी एन की बात करें तो ये भी फेज वोल्टेज अपने को मिलेगी। लाइन करंट की बात करते हैं, जो लाइन में फ्लो करता है लाइन करंट फ्लो मिलेगा अपने को। आई आर लिखें, आई वाई और आई बी जो अपने पास करंट का संबंध है, ये भी लाइन करंट को शो करता है। फेज करंट की वैल्यू देखें तो स्टार के अंदर लाइन और फेज करंट दोनों इक्वल्स रहते हैं अपने पास। लाइन करंट के फेज करंट की बात करें तो फेज करंट, अब ये जो लाइन में आ रहा है करंट, लाइन से मेजरमेंट कर रहे हैं, लाइन करंट है, और ये किसी स्पेसिफिक इंपेडेंस के अंदर से फ्लो करेगा, किसी स्पेसिफिक फेज की इंपेडेंस के अंदर से फ्लो करेगा, तो अपने को मिलेगा वो फेज करंट। तो यहाँ पर आर एन अपने कहते हैं आर फेज की इक्वाइट, आर और एन तक आएगा करंट। ये तो वोल्टेज लिख रहे हैं, धारा लिखनी है अपने को। आई आर एन, आई वाई एन और आई बी एन के मध्य जो संबंध है, ये अपने को मिल रहा है कौन सा, फेज करंट का संबंध। बैलेंस लोड अपने को कौन कौन सा होता है, सभी फेजों के अंदर फेज करंट और पावर फैक्टर इक्वल होगा, बैलेंस लोड रहेगा। सभी फेजों का फेज करंट और पावर फैक्टर भिन्न भिन्न होगा तो अनबैलेंस लोड की कंडीशन रहती है। डेल्टा के लिए संबंध देख लेते हैं। ओके, ये अपने पास आर फेज का इंपेडेंस है, ये अपने पास वाई फेज का, और ये बी फेज का इंपेडेंस है। ओके, वी आर, वी बी और वी वाई, इन दोनों फेजों के मध्य आपस में ये सीधा आर वाई बी लिख लेना आप। तो लाइन वोल्टेज का इसके अंदर संबंध देखें तो लाइन वोल्टेज अपने पास डेल्टा के अंदर क्या संबंध रहेगा, वी आर और वाई के मध्य देखेंगे, किन्हीं दो फेजों के मध्य मेजरमेंट कर रहे हैं, आर फेज और वाई फेज के मध्य वोल्टेज रहेगी लाइन वोल्टेज, वी वाई बी। वाई फेज और बी फेज के मध्य देखेंगे तो ये अपने को संबंध कौन सा मिलेगा, लाइन करंट का, लाइन वोल्टेज का। वी बी एन की आर और बी की बात करें तो ये अपने अपने पास लाइन वोल्टेज का संबंध है, किन्हीं दो दो फेजों के मध्य मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज रहेगी वी। फेज वोल्टेज क्या है, ये इंपेडेंस के सिरों पर देखें तो ये अपने पास डेल्टा के अंदर वैसे भी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों इक्वल रहती है, तो वी आर वाई और वी वाई बी और वी आर बी के मध्य जो संबंध है अपने पास कौन सा है, फेज वोल्टेज का। लाइन धारा की बात करें तो लाइन धारा के लिए अपने पास संबंध रहेगा, लाइन धारा के अंदर रहेगा आई आर फेज के अंदर से जो करंट आ रहा है लाइन करंट, आई वाई फेज के अंदर से करंट आ रहा है लाइन करंट, आई बी फेज के अंदर से आ रहा है लाइन करंट रहेगा अपने पास। ओके, फेज करंट की बात करें तो फेज करंट अपने पास होगा, ये इंपेडेंस जेड आर है। अब ये जो आर फेज से करंट आ रहा है, कुछ इस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो इस कंडीशन में अपने पास आई आर और वाई के मध्य जो करंट फ्लो करेगा फेज करंट रहेगा, आई वाई और बी के मध्य जो करंट फ्लो करेगा फेज करंट होगा, आई आर और बी के मध्य जो करंट फ्लो करेगा फेज करंट रहेगा। ओके, बड़े इतने समझ आ गया होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा आपका। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर डेल्टा के अंदर अपने पास वोल्टेज है 440, लाइन वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज है तो फेज वोल्टेज क्या होगा, डेल्टा के लिए संबंध देखिए, वी एल इज इक्वल टू वी पी एच, फेज वोल्टेज के तुल्य है, यानी कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल है। प्रत्येक ब्रांच का इंपेडेंस अपने को बता रखा है 8 प्लस J6। 8 अपने पास यहाँ पर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, प्लस जे के द्वारा रिएक्टेंस को लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस लिखा होता है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो इंपेडेंस ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और ये हो जाएगा अपने पास टोटली 100, तो 100 का अंडर रूट करेंगे अपने को मिलेगा 10 ओम का इम्पिडेंस। तो यहाँ पर टोटल पावर ज्ञात करनी है, पावर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है अंडर रूट 3 वी एल
VL cos फाई लिखे, या पावर के लिए अपने लिखें 3 VPH IPH और cos फाई। लाइन वोल्टेज लाइन करंट cos फाई, फेज वोल्टेज cos फाई। ओके, तो पावर ज्ञात करने के लिए अपने पास वोल्टेज आ गई, लाइन वोल्टेज 440 है। इधर अपने वोल्टेज के अंदर फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज माने उस इसके अंदर प्रत्येक फेज का इंपीडेंस का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, फेज करंट की वैल्यू मिलेगी। तो फेज करंट की वैल्यू याद करते हैं, 440 अपॉन में 10 कितना मिल गया, 44 एम्पियर्स। ये कौन सा है, ये है अपने पास फेज करंट। लाइन करंट ज्ञात करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये लाइन फेज करंट मिल रहा है। तो 3 गुणा 440 फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज इक्वल मानेंगे 44 एम्पियर्स गुणा कोस पाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कोस पाई के लिए अपने पास रहता है फॉर्मूला R अपॉन में Z। कोस पाई के लिए R अपने पास 8 है, इम्पीडेंस अपने पास 10 है, तो 8 अपॉन में 10 इम्पीडेंस होगा, पावर फैक्टर रहेगा 0.8। करो इसका सोल्यूशन। फोर्टी 46.46 किलोवाट अपने पास रहेगा। और पावर फैक्टर अपने पास ये आपको बताया इंडक्टिव रिएक्टेंस का इंपीडेंस है, यानी कि रिएक्टेंस है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा। टोटली याद करने की जरूरत ही नहीं है। और फेज करंट की वैल्यू 44 एम्पियर्स अपने क्या दिख रही। लाइन करंट पूछे तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फेज करंट को तो अपने पास लाइन करंट आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा डी। बाकी अदर वैल्यूज भी याद करते हैं, तो करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर अपने पास ये इम्पीडेंस है और पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला रहता है cos फाई। R अपॉन में Z लिखे के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या कंडक्टेंस अपॉन में एडमिटेंस के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या अपने किलोवाट अपॉन में KVA एक्चुअल पावर या ट्रू पावर अपॉन में एपरेंट पावर के द्वारा फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास रेजिस्टेंस है 8 ओम का और अपने इम्पीडेंस टोटल ज्ञात किया था 10 का, तो 10 से डिवाइड करेंगे, पावर फैक्टर रहेगा 0.8 और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब इंडक्टिव है। इंडक्टिव तो लेगिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, दो वैल्यू ज्ञात कर ली। फेज करंट पूछा है, फेज जो लोड है उसको वोल्टेज से डिवाइड किया है, फेज वोल्टेज से, तो अपने को फेज करंट मिलेगा। और लाइन करंट ज्ञात करने के लिए लाइन करंट इज इक्वल टू डेल्टा के अंदर रहता है √3 IPH। ओके, तो यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है लाइन करंट, तो 44 गुणा 1.732 √3 की वैल्यू रहती है ये, इसको मल्टीप्लाई करो, लाइन करंट मिल जाएगा। ओके, शायद किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका, फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, कम्युनिटी टैब पे लगा के दोबारा सोल्यूशन करवा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 186। अल्टरनेटर में एक्साइटेशन आर्मेचर रिएक्शन का मिलान कीजिए। अंडर एक्साइटेशन है तो पावर फैक्टर, अल्टरनेटर है तो लीडिंग होगा। पूरी वैल्यू लिखवा देता हूं आपको। चलो नई पीडीएफ क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने लिखते हैं अल्टरनेटर में एक्साइटेशन यहाँ पर बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के मध्य संबंध लिखेंगे, और यहाँ पर आर्मेचर धारा और यहाँ पर पावर फैक्टर लिखेंगे, और यहाँ पर आगे आर्मेचर रिएक्शन लिखेंगे। ओके, एक्साइटेशन अगर अंडर एक्साइटेड माने नॉर्मल एक्साइटेशन यानी कि 100% एक्साइटेशन, और ओवर एक्साइटेड मतलब नॉर्मल से ज्यादा, 100% से ज्यादा एक्साइटेशन। अगर अंडर एक्साइटेशन है तो यहाँ पर बैक ईएमएफ जो रहता है वो टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा, बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के मध्य संबंध देखते हैं। तो नॉर्मल एक्साइटेशन में दोनों वैल्यूज इक्वल रहेगी। ओके दोस्तों,
तो अपने यहाँ पर अंडर एक्साइटेशन है तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, लीडिंग रहेगी। नॉर्मल एक्साइटेशन है तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, ओवर एक्साइटेड है तो लेगिंग पावर फैक्टर रहेगा। अगर यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर है तो बैक ईएमएफ ज्यादा जाएगा, अंडर एक्साइटेड यानी कि ओवर एक्साइटेड है तो बैक ईएमएफ कम रहेगा टर्मिनल वोल्टेज से। ओके, लीडिंग पावर फैक्टर है तो मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन होगा, यूनिटी पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रहेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, और लेगिंग पर रहेगा डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। ओके, और धारा की बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर में रहता है अंडर एक्साइटेड पर मैक्सिमम और ओवर एक्साइटेड के ऊपर दोनों कंडीशन में आर्मेचर करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, न कि जो डीसी सप्लाई के द्वारा एक्साइटेशन करते हैं वो करंट। आर्मेचर करंट की वैल्यू रहती है जो फील्ड पर स्टेटर पर स्थापित करती हैं। ओके, और यूनिट नॉर्मल एक्साइटेशन रहता है तो मिनिमम करंट की वैल्यू रहती है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अंडर एक्साइटेशन है तो इस कंडीशन में कौन सा होगा, पावर फैक्टर रहेगा अंडर एक्साइटेशन में लीडिंग, या तो बी एंड सी मान सकते हैं। लेकिन अंडर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर लीडिंग तो मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा, बी का रहेगा सी। ओवर एक्साइटेड है तो इस कंडीशन में लेगिंग पावर फैक्टर होगा, लेगिंग के कारण डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन बनेगा, लेगिंग डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर। पहले का बी, 2 नंबर का डी होगा, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 187, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज से आगे या पीछे रहता है तो स्टार कनेक्शन के अंदर आपको बताया कि 30 डिग्री से लीड करता है, जबकि डेल्टा के अंदर लेग करता है 30 डिग्री से। ओके, 188, बेटन वायरिंग में लंबाई बढ़ाने हेतु 12 mm बेटन की लंबाई बढ़ाने के लिए कितनी ओवरलैपिंग की जानी चाहिए। तो बेटन जो वायरिंग करते हैं घरों के अंदर, जो परमानेंट वायरिंग रहती है, टेम्परेरी वायरिंग की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल और क्लीट वायरिंग रहती है। क्लीट्स के अंदर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा मतलब सफेद नहीं रहना चाहिए दो क्लीट्स के बीच में। और फ्लेक्सिबल के अंदर विभिन्न कलर की रहती है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल के अंदर जो अपने करते हैं शादी विवाहों के अंदर आवश्यकता पड़ने पर कहीं से भी कट कर सप्लाई की टेपिंग ले लेते हैं, जिसके अंदर वायरिंग की एज कम होती है। क्लीट के अंदर भी थोड़ी उस धारा फ्लो करती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आई स्क्वायर आर टी, तो टेम्परेचर बढ़ने से तारों में झोल महसूस होना प्रारंभ हो जाती है। ओके, बेटन वायरिंग जो है अपने पास परमानेंट वायरिंग रहती है। 12 mm बेटन वायरिंग कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग 19 mm रहेगी। अगर 19 mm की बेटन यूज कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग के लिए 25 mm यूज करेंगे। ओके, अगर 25 की है तो 40 mm यूज करेंगे ओवरलैपिंग के लिए। ओके दोस्तों, डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का। 12 के लिए 19, 19 के लिए 25, 25 के लिए 40 mm की ओवरलैपिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास सी, 19 mm की ओवरलैपिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 189, डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग में एक चालक में 40 एम्पीयर धारा है, कुल आर्मेचर धारा ज्ञात करें। यदि 12 वोल्ट ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग मशीन है तो ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में कितनी धारा होगी। डीसी मशीन की बात हो रही है और डीसी मशीन के अंदर एक चालक के अंदर 40 एम्पीयर करंट है, कुल आर्मेचर करंट ज्ञात करना है। और लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होती है, सिंप्लेक्स लैप करते हैं, सिंप्लेक्स वेव रहती है। और ड्यूप्लेक्स लैप या ड्यूप्लेक्स वेव रहती है, ट्रिप्लेक्स रहती है और क्वाड्रप्लेक्स। ओके, तो सिंप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या इक्वल रहती है। ब्रैकेट में लिखने का यही रीजन है कि नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ है। ड्यूप्लेक्स के अंदर बात करें तो पोलों की संख्या इज इक्वल टू समांतर पथों की संख्या पी गुणा प्लेक्स के इक्वल रहती है, यानी कि पी गुणा प्लेक्स, प्लेक्स अपने पास 2 है तो यहाँ पर पी गुणा 2 के इक्वल अपने पास नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे, समांतर पथों की संख्या होगी।
ट्रिप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू समांतर पथों की संख्या p गुणा 3 के इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे, और क्वार्टरप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू समांतर पथों की संख्या p गुणा 4 के इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे। वेव वाइंडिंग के अंदर बात करते हैं तो सिंप्लेक्स में पोलों की संख्या इज इक्वल टू समांतर पथों की संख्या 2 रहती है। ड्यूप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू 2 गुणा प्लेक्स रहता है, तो प्लेक्स अपने पास डबल है, ड्यूप्लेक्स है तो डबल, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 के इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ट्रिप्लेक्स के अंदर p गुणा 2 गुणा 3 के इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और क्वार्टरप्लेक्स के अंदर 2 गुणा 4 के इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं अपने पास। ओके, तो अपने यहाँ पर लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है। लैप वाइंडिंग जो होती है समांतर वाइंडिंग को कहते हैं। इसमें वोल्टेज की वैल्यू कम रहती है और धारा की वैल्यू हाई होती है। वेव के अंदर अपने पास वोल्टेज की वैल्यू अधिक रहती है और धारा की वैल्यू मिनिमम रहती है। ओके, तो यहाँ पर 12 पोल है, वो भी ट्रिप्लेक्स है, तो नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो गए? p गुणा 3 के इक्वल पोलों की संख्या इज इक्वल टू पोल की संख्या है अपने पास 12, तो 12 गुणा 3 के इक्वल 36 अपने पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। ओके, एक पैरेलल पाथ के अंदर 40 एम्पियर करंट है, तो टोटल कितना करंट रहेगा? 36 गुणा 40 करेंगे, 36 गुणा 72, 72 144 एम्पियर्स अपने पास टोटल करंट रहेगा। अगर यही पूछ लेता भी वेव वाइंडिंग के अंदर कितना करंट होगा ट्रिप्लेक्स वेव के अंदर, तो ट्रिप्लेक्स वेव के लिए अपने फॉर्मूला यूज करते, पोलों की संख्या इक्वल टू समांतर पथों की संख्या कितनी रहेगी? 2 गुणा 3, तो 6 पर नंबर ऑफ पाथ रहते, तो 40 गुणा 6 24, 240 एम्पियर करंट रहता ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए। अपने को पूछा है ट्रिप्लेक्स लेप के लिए, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो रहेंगे p गुणा 3 के इक्वल, तो प्लेक्स अपने पास 3 है, तो 12 36, 36 गुणा 40 एम्पियर अपने पास करंट रहेगा। तो यहाँ पर ट्रिप्लेक्स लेप के लिए पूछा है, तो लेप के लिए 1440 एम्पियर और वेव के लिए 240 एम्पियर करंट रहेगा अपने पास। ओके, डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा। 36 नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ का मतलब है वे इस तरह से अपने पास पैरेलल पाथ रहते, ये 36 हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 190। पीसीबी पर सोल्डरिंग करते समय सोल्डर आयरन बिट की वाट क्षमता, एल्यूमिनियम सोल्डर का संगठन, एल्यूमिनियम सोल्डर फ्लक्स में सोल्डरिंग करते समय कौन सी गैस निकलती है। 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। सोल्डर आयरन कितनी वाटेज क्षमता का होना चाहिए। ओके, एल्यूमिनियम सोल्डर किन किन मटेरियल्स को बनाकर बना है, इसके बाद में एल्यूमिनियम सोल्डरिंग करते समय कौन सी गैस निकलती है। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अपने पास बन गए। तो 25 वाटेज का अपने पास सोल्डर आयरन होना चाहिए, और जो सोल्डर का संगठन रहता है एल्यूमिनियम के लिए किसी विशिष्ट प्रकार का रहता है ये। इसके अंदर 51% अपने पास टिन रहता है, 31% लेड रहता है, 9% कैडमियम होता है, प्लस 9% जिंक रहता है। 100% हो गया टोटल। ओके, 100% हो गया। और यहाँ पर क्लोरीन निकलती है या फ्लोरीन गैस निकलती है, वो आप बताओ। 51% टिन, 9% कैडमियम, 9% जिंक। बी एंड सी ऑप्शन बन रहा है। अब आपको गैस का पता होना चाहिए, क्लोरीन निकलती है या फ्लोरीन। तो उसके अंदर से फ्लोरीन नामक गैस निकलती है, जो कि नुकसानदायक मानी जाती है। जो फ्लक्स लगाते हैं, फ्लक्स के कारण गैस निकलती है। फ्लक्स 250 डिग्री पर पिघल जाता है, 360 डिग्री पर जलना प्रारंभ हो जाता है, और 360 डिग्री पर जलेगा, उस टाइम इसके अंदर से फ्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन होगी या फ्लोरीन, दोबारा बता सकते हो आप। कमेंट बॉक्स में टाइप करना, लाइन लगा देना क्वेश्चन के आंसर की। तो गैस अपने पास फ्लोरीन ही रहती है। 191 नंबर क्वेश्चन। लिक्विड टाइप एचआर से फ्यूज में लिक्विड पदार्थ और किस धारा क्षमता तक कार्य करता है। फ्यूज जो रहते हैं ये शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध बढ़िया से प्रोडक्शन प्रदान करवाते हैं,
और जो फ्यूजिंग फैक्टर रहता है फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर, तो ये मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात रहता है। रेटेड करंट के लिए अपने पास अनुपात रहता है। फ्यूजिंग यानी कि वह धारा का न्यूनतम मान जिसके ऊपर फ्यूज उड़ गया हो या परिपथ को अलग कर दिया हो, इंटरप्ट कर दिया हो परिपथ को, वह करंट। और रेटेड करंट यानी कि अपने पास 11 एम्पियर्स के ऊपर फ्यूज उड़ गया, परिपथ को इंटरप्ट कर दिया और 10 एम्पियर धारा क्षमता के लिए डिजाइन किया गया था, तो फ्यूजिंग फैक्टर की 1.11 वैल्यू रहेगी 1.1। तो फ्यूजिंग फैक्टर एचआरसी फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर रहता है 1.1। किटकैट या कार्ट्रिज या रिवायरेबल की बात करें, एक ही फ्यूज के नाम है किटकैट, रिवायरेबल या पुनः तारण योग्य, एक ही फ्यूज की वैल्यू है ये, तो इसके अंदर फ्यूजिंग फैक्टर 1.5 से 2.0 के मध्य रहता है। और लिक्विड टाइप एचआरसी जो फ्यूज रहते हैं ये 61 एम्पियर्स तक यूज करते हैं। लेकिन गैस कौन सी होती है? गैस अपने पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिक्विड रहता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सीटीसी अपने पास इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है और 61 जो 100 रहता है इसके ऊपर ये वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट। ये एचआरसी फ्यूज रहता है, इसका मतलब है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी टाइप फ्यूज रहता है। और लो रैप्चरिंग कैपेसिटी प्रकार के फ्यूज रहते हैं, इनमें फेरूल प्रकार एक टाइप रहता है और दूसरा रहता है जो अपने यूज करते हैं फेरूल टाइप। और फेरूल के अंदर देखें तो ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के अंदर प्रोटेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के अंदर प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है फेरूल प्रकार का। और दूसरा रहता है डाइजर्ड पेंच प्रकार का, डाइजर्ड पेंच टाइप एलआरसी फ्यूज लो रप्चरिंग कैपेसिटी के। इनके अंदर दो टाइप रहते हैं। डाइजर्ड पेंच प्रकार का जो रहता है इसके अंदर एक होता है त्वरित रैपिड प्रकार का और दूसरा रहता है विलंबित प्रकार का। त्वरित प्रकार का तो होता है ये हॉट कार्यों के अंदर या जिस प्रकार हाई टेम्परेचर वाले स्थानों पर यूज में लिया जाता है। और विलंबित प्रकार का जो होता है ये हाई इंडक्शन के अंदर, हाई इंडक्शन कार्यों के अंदर या बड़े एचपी की जो मोटर रहती है उन क्षेत्रों के अंदर काम में लिया जाता है। लो रैप्चरिंग कैपेसिटी प्रकार के फ्यूज रहते हैं। फेरूल और डाइजर पेंच प्रकार के दो टाइप रहते हैं। फेरूल जो रहता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए, डाइजर पेंच प्रकार का दो प्रकार के कार्य रहते हैं। दो प्रकार का टाइप होता है त्वरित और विलंबित प्रकार का। त्वरित जो रहता है ये गर्म यानी कि जो हीटिंग के कार्य रहते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। विलंबित हाई इंडक्शन या बड़े एचपी की थ्री फेज मोटर है उनके अंदर यूज करते हैं। तो 191 का ऑप्शन नंबर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 192, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्टिंग सर्किट में डिजाइनों में अस्थायी प्रोटोटाइप बोर्ड के लिए सोल्डरलेस बोर्ड कौन सा होता है? तो कौन सा बोर्ड रहता है? अस्थायी डिजाइनिंग करनी है, कोई जो इंजीनियर्स रहते हैं साइंटिस्ट रहते हैं नई किसी बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं, नई टाइप का कुछ पीसीबी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, नए नए एलिमेंट्स लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जो टेस्टिंग के लिए यूज में लेते हैं तो वो अपने पास ब्रेड बोर्ड रहता है टेस्टिंग के अंतर्गत। और बोर्ड अपने पास चार रहता है, पीसीबी रहता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसके ऊपर जो प्रिंटेड होता है ये प्रिंटिंग जो रहती है कॉपर की होती है। और जो संचार जैसे इसरो के अंदर हो गया उनके अंदर जो पीसीबी यूज में ली जाती है उसके ऊपर सिल्वर की रहती है। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम रहती है 98%। उसके बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में गोल्ड, गोल्ड के बाद में एल्यूमिनियम। कई बार ये शरीर भी पूछ लेता है। सिल्वर कंडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा रहती है, सिल्वर के बाद में कॉपर रहता है, कॉपर के बाद में कम कंडक्टिविटी गोल्ड की रहती है, गोल्ड की रजिस्टिविटी 2.44 रहती है। और उसके बाद में रहता है एल्यूमिनियम, ये कई बार सीरीज भी पूछ लेता है। अब आरोही में पूछे तो आप आरोही में सेट कर देना, आरोही में पूछे तो उस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। पीसीबी की फुल फॉर्म रहती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और लक्स बोर्ड की बात करें, लक्स बोर्ड रहता है और आइसोलेटेड बोर्ड भी रहता है।
ये पीसीबी के ऊपर जो प्रिंटिंग रहती है ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा की जाती है। वही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रखेंगे, अब कॉपर को रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर और पीसीबी को रखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और जो कॉपर की लेयर तैयार करती है, लेयर तैयार होती है, वो भी आपको जस्ट मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर का आंसर बता दिया आपको। ब्रेड बोर्ड रहता है टेस्टिंग के लिए या स्टार्टिंग नई डिजाइनिंग के लिए जो पीसीबी बनती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो सबसे पहले उनकी अस्थायी रूप से डिजाइन करते हैं, तो वो अपने पास ब्रेड बोर्ड रहता है जिसके अंदर अनेक सारे छिद्र रहते हैं, उनके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स डालकर उनको सोल्डरिंग करते रहते हैं। ओके, डीसी मोटर में डीई नहीं है, भी डीसी मोटर है। डीसी मोटर में किस मोटर में नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन देखने को मिलता है? सबसे बेड स्पीड रेगुलेशन बताओ आप कौन सा होता है? स्पीड रेगुलेशन किस मोटर में रहता है? डीसी मोटर की बात कर रहा हूं भाई सभी। बेस्ट स्पीड रेगुलेशन किस में होता है? रेगुलेशन किस में होता है? नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन बता चुका हूं मैं, इसके बावजूद भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको बताना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में चाप के लाइन लगा देना आंसर की। ओके, तो सबसे बेड स्पीड रेगुलेशन जो होता है डीसी सीरीज मोटर का रहता है। कौन सी मोटर होती है? डीसी सीरीज मोटर का, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जो स्पीड रहती है इसकी इन्फिनिटी मानते हैं अपने। ओके, और लोड बढ़ने के साथ इसकी गति वेरिएशन करती है, गति का मान काफी कम होता है लोड बढ़ने के साथ। बेस्ट स्पीड रेगुलेशन की बात करें तो ये डीसी शंट मोटर रहती है। नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का जो रहता है अंतर वो बहुत कम रहता है, जिसे अपने नेग्लेजिबल भी मानते हैं। डीसी मोटर का बेस्ट स्पीड रेगुलेशन रहता है। और नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन के लिए रहती है अपने पास डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर रहती है। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके इक्वल करंट रहती है। नो लोड कंडीशन है तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कम रहती है। और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग रहती है, कंपाउंड मोटर है तो शंट और सीरीज फील्ड दोनों वाइंडिंग यूज की गई है। अब लॉन्ग शंट भी हो सकता है और शॉर्ट शंट भी रह सकता है। तो जो डीसी अपने पास सीरीज वाइंडिंग रहती है, सीरीज वाइंडिंग के अंदर जब लोड नहीं फ्लो होगा तो वो कोर सैचुरेशन या अधिक फ्लक्स उत्पादन नहीं करेगी। जब ये करेगी, जब इस पर लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने के साथ ये सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स का असहयोग करता है। इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स का असहयोग करे तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं बकिंग। बकिंग कहते हैं। तो ये विरोध करेगा और गति जो रहती है वो आर्मेचर गति जो रहती है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और फ्लक्स एक दूसरे को डिक्रीज करेंगे, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो गति बढ़ेगी। इसीलिए नो लोड पर स्पीड इसकी कम रहती है, लोड बढ़ने के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। इसीलिए नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन रहता है। इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आप ये नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ओके, स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला रहता है अपने पास नो लोड पर स्पीड माइनस फुल लोड पर स्पीड अपॉन में फुल लोड पर स्पीड गुणा 100 के द्वारा प्रतिशत स्पीड रेगुलेशन अपने ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इस हिसाब से रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे नेगेटिव जो स्पीड रेगुलेशन होता है, एक ही मोटर है अपने पास, वो है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 194। तो ये सर्किट ही नहीं है अपने पास, धारा I1 I2 I3 का मान केसीएल से ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टेप पे अप्लाई कर दूंगा एक दो दिन के अंदर, उसके बाद में वहां से सोल्यूशन आपको दोबारा करवाऊंगा कम्युनिटी टेप वाले जो न्यूमेरिकल सीरीज रहती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 195। 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब की मानक लंबाई कितनी रहती है? तो ये फिक्स रहती है वैल्यू, 1.2 मीटर मानते हैं इसको, 1.2 मीटर रहता है। या इसे 120 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 1200 mm कहेंगे। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले तो वो अपने पास राइट रहेगा। तो ये ऑल ऑफ अबव सभी है। डेसीमीटर के लिए रहता है 10 की पावर -1, सेंटीमीटर के लिए 10 की पावर -2 और मिलीमीटर के लिए 10 की पावर -3 लिखते हैं अपने। ओके,
तो आज के दिन में 159 तक 195 क्वेश्चन तक ही सोल्यूशन करेंगे। कोई भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, बाय।